Good afternoon, children. Now I am going to deal the question number 4.12 of Unit 4 and question number 4.13 of the same, in which I am going to deal with requisites means requirements of the sentences and descriptive and narrative sentences. So first I am leading with requisites of the sentences. In this you can see on your screen, the first and foremost, a good sentence consists of many requisites, means many requirements, but out of them three which are given as are very important, जो यहाँ पर थ्री पार्ट्स इसके दिए गए हैं, इनको हमें देखना है. द फर्स्ट वन इज क्लियरिटी. Children, while we are writing the sentence, whether it is in activized form or passivized form, compound, complex form, simple form, the meaning must be very clear. Many times I have told your sentence must be punctually correct. Tensual order means the tenses in which you are going to talk must be very clear. So about the clarity, in the first sentence it is written, it is the first and foremost जो ये वर्ड लिखा गया है, ये वर्ड ईडियम है और इसके मतलब होता है हिंदी में सर्वप्रथम. बच्चों, ये बार बार मैं बीच में ईडियम फ्रेज के आपसे चर्चा कर दे रहा हूँ, इसलिए कि ग्रामर का जो पोर्शन है वो भी इससे क्लियर होता रहे. अगर कहीं भी 2 मार्क्स में आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यूज करने के लिए आ जाए तो आप इसकी मीनिंग अच्छे से जाने रहिए कि इसका मतलब यही होता है, इसका अर्थ यही है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मीन्स सर्वप्रथम, सबसे पहले. एलिमेंट ऑफ अ सेंटेंस एंड अदर other two consistency and economy comes out of it. Consistency means तर्क संगत, means correct, and economy means, वैसे तो इकॉनमी का मतलब आप लोग समझते होंगे कि अर्थव्यवस्था से है, पर यहाँ पर है कि हम सेंटेंस में जो कुछ कहना चाहते हैं वो इस तरह से लिखा हो कि रीडर उसे बहुत अपने बजट में अंडरस्टैंड कर ले जाए. ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसा लिखें कि वह उसके बजट से बाहर हो. बजट का मतलब कि वह उसे कंसीडर न कर पाए. पॉइंट 2, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंस इज सेंस इज क्लियर. सेंटेंस इज क्लियर, सेंटेंस भी क्लियर होना चाहिए और सेंटेंस में जो सेंस है, जो भाव है, वह भी क्लियर होना चाहिए. अ क्लियर सेंस फाउंड्स अ सेंटेंस इन एक्चुअल. क्लियर सेंस अगर होगा तो सेंटेंस अपने एक्चुअल फॉर्म में होगा, अदरवाइज़ हमारे लिखने का कोई मीनिंग नहीं है. यह नल एंड वाइड हो जाएगा. NULL एंड वाइड VOID. नल एंड वाइड मीन्स यूजलेस. नल एंड वाइड ईडियम है, जिस तरह से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ईडियम है. बच्चों, आप जब इस समय वीडियो को पढ़ रहे हों तो आपके साथ में पेन, कॉपी, पेंसिल या रबर कॉपी कुछ भी चीज़ होनी चाहिए, जिससे जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं तो कोई चीज़ ऐसी बता दी जाती है जो आप नहीं जानते हैं और फर्स्ट टाइम आपको पता चलता है तो आप उसे टेक डाउन कर लेते हैं. टेक डाउन मीन्स
राइट कर लेते हैं। टेक डाउन भी इडियम है, इसका मतलब होता है राइट। फोर्थ पोर्शन, क्लैरिटी इन अ सेंटेंस बिगिंस बैक विद कॉन्सेप्शन ऑफ आइडिया। आइडिया का जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो रीडर को सेंटेंस के थ्रू, तो उसी को हम क्लैरिटी कहते हैं। इफ़ द आइडिया कंसीव्ड इज क्लियर, आइडिया का जो भाव है अगर वह क्लियर है, इट कैन इम्पार्ट क्लैरिटी टू द सेंटेंस। To the sentence, through this sentence, the reader has an opinion about your thought. Other things that add to the clarity are adequate punctuation. इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा पहले कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। Clear pronoun reference and correct word order. प्रोनाउन की बात हो रही है कि अगर हमने सेंटेंस में कहीं नाउन को वंस यूज कर लिया है तो ग्रामर का रूल है कि एक बार अगर कोई नाउन हम यूज करते हैं और बार बार उस नाउन की रेपिटेशन होनी चाह रही है तो उसके जगह पर हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। ये अच्छा तरीका है लिखने का। सेकेंड पार्ट, रिक्विजाइट ऑफ सेंटेंस इज कंसिस्टेंसी। A sentence is called consistent only if it follows certain rules. सेंटेंस को हम कंसिस्टेंट कहेंगे, सुसंगत कहेंगे, बेटर कहेंगे अगर ये जो पॉइंट्स हैं ये फॉलो होते हैं। ये सारे आपको लिख के प्रैक्टिस करने हैं। It should keep one pattern or method of writing and all other sentences coming forth must follow the same pattern. Pattern means here whether you are talking in past form, present form or future form. तो जब आप जिस भाव में, जिस सेंस में बात कर रहे हो उसी भाव में दूसरे भी सेंटेंस की बात होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप प्रेजेंटली टॉक कर रहे हैं और प्रेजेंट में रहते हुए आप फ्यूचर की बात करने लगे या वहाँ से हट करके आप पास्ट में चले जाएं, तो जो स्टेटमेंट है व्हाट एवर यू वांट टू से वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगा। इसलिए एक ही पैटर्न को हमें फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ़ फर्स्ट सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ पीरियोडिक पैटर्न, पीरियोडिक पैटर्न का मतलब कि एक सिंपल सेंटेंस, all other sentences must follow the same pattern. अगर आपने सेंटेंस में अफर्मेशन की बात की है, डिक्लेरेशन की बात की है, स्टेटमेंट की बात की है, तो इसी तरह से आने वाले जितने भी सेंटेंस हो उनमें भी वही पैटर्न फॉलो होना चाहिए। इन द पीरियोडिक पैटर्न द मेन क्लॉज कम्स टू द एंड while subordinate clauses comes at the first. अब subordinate clause जैसे आप कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस में आप लिखते हैं कि आई हैव वर्कड हार्ड बट। अब ये जो फॉर्म आ रहा है कि आई हैव वर्कड हार्ड, केवल इतना ही आप बोल के रह जाएं कि आई हैव वर्कड हार्ड बट आई फेल्ड, मैं फेल हो गया। तो ये आई हैव वर्कड हार्ड जो अभी इसका भाव नहीं पूरा हो रहा है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और इसकी मेन मीनिंग को पूरा करने वाला सेंटेंस कि आई फेल्ड या आई पास्ट, इसको जब आप यूज करते हैं तो उस फॉर्म में ये मेन क्लॉज होता है जो लास्ट में आता है। थर्ड पॉइंट, ऑल सेंटेंसेज ऑफ द पैराग्राफ शुड फॉलो वन स्टाइल। एक स्टाइल होनी चाहिए सभी एक पैराग्राफ में जो कुछ लिख रहे हैं, दैट इज़ फॉर्मल और इनफॉर्मल टू मेक इट कंसिस्टेंट।
कंसिस्टेंस शो करने के लिए मीन्स सुसंगत या एक जैसा शो करने के लिए उस पैराग्राफ के सारे सेंटेंस एक ही तरह से होने चाहिए, या तो वो पीरियोडिक हों या एक्सक्लामेटरी हों या इंट्रोगेटिव हों, जैसा वह हो एक सेंटेंस का भाव एक ही जैसा होना चाहिए। ग्रामेटिकल कंसिस्टेंसी इज एब्सोल्यूट नेसेसरी फॉर इफेक्टिव सेंटेंसेस। इफेक्टिव सेंटेंस के लिए ग्रामर की जानकारी या ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, ये बात कही जा रही है। सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स शुड बी एग्रीड इन नंबर एंड पर्सन। वट एवर सेंटेंस चिल्ड्रन यू आर गोइंग टू राइट, द सब्जेक्ट मस्ट इनकॉर्पोरेट वट एवर द वर्ड इज बीइंग यूज्ड। जो भी वर्ब यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को सेटिस्फाई ही होना चाहिए। प्रोनाउन शुड एग्री विद देयर एग्रीमेंट इन जेंडर, नंबर एंड पर्सन। प्रोनाउंस को जो हम यूज करते हैं, जैसे हम अगर कहीं ही यूज कर रहे हैं और ही के साथ में हम उसके अपने के लिए देयर यूज कर दें THEIR, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए ही जो प्रोनाउन है उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नाउ थर्ड एंड द लास्ट रिक्विजाइट ऑफ द सेंटेंस कम्स फाइनली टू इकोनॉमी। Precision is the tool that makes sentence economical. Precision means limitations. All of us have some limitation to speak. Very simply, while we are writing for an organization, to an organization, we have some limitations of words. ऐसा नहीं है कि जो मन में आएगा हम वही लिखेंगे। ये रिक्विजाइट्स हम पढ़ रहे हैं, सेंटेंस की डिमांड पढ़ रहे हैं, तो जिस तरह की हमारी डिमांड हो, रिक्वायरमेंट हो, हम उसी तरह से वर्ड्स को सेंटेंस में अच्छे से लिख करके कर सकते हैं। एन इकोनॉमिकल सेंटेंस कीप्स एज मिनिमम एज पॉसिबल एंड कन्वेज कंप्लीट एंड करेक्ट मीनिंग। इकोनॉमिकल का मतलब होता है कंजूसी, माइजरनेस। मीनिंग टू से कि हम 1.5 पेज का कोई स्टेटमेंट लिखें, कोई टाइटल लिखें और उसका कोई मतलब ना हो। बेटर ये है कि हम 10 सेंटेंस में ही, हमसे कोई अच्छा लिखने वाला होगा तो हमारे स्टेटमेंट को वह कंसाइज फॉर्म में लिख देगा, छोटे फॉर्म में लिख देगा, और जो हम 1.5 पन्ने का लिख करके कहना चाहते हैं वो उसे थोड़े में लिखेगा। तो इट इज़ बेटर वी चूज करेक्ट वर्ड्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस, so that we can display our views to the readers in very short form. This is called economy. A writer should avoid the following in order to achieve economy in writing. क्या चीज़? Unless a useless repetition. बार बार किसी चीज़ को, एक ही बात को हम सेंटेंसेस में लिख करके अपने पेपर का वेटेज बढ़ाएं, उससे बेहतर है कि इस रिपीटिशन से बढ़ें, तभी हमारी राइटिंग इफ़ेक्टिव होगी, इम्प्रेसिव होगी। रिडंडेंसी मीन्स आलतू फालतू जितने ओवर यूज्ड वर्ड्स हैं, इनको अगेन एंड अगेन यूज करके कोई फ़ायदा नहीं है। केवल हम अपने स्टेटमेंट को, अपनी राइटिंग को, अपने डायलॉग को, सेंटेंसेस को ख़राब करेंगे। रीडर्स बोर होगा, इससे बेहतर है कि हम रिपीटिशन से बचें। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव एंड नरेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट वी शुड नो द डिस्क्रिप्शन इज a spoken or written representation of a person, object or event। जब हम किसी चीज़, किसी इवेंट की, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं
तो whatever we write to describe that particular form of dialogue is known as description, or the mode is known as descriptive. The description mode of paragraph development uses descriptive prose. Prose means statement to provide a physical picture or function view of object, subject or person. यहाँ केवल सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो जो सब्जेक्ट हम जिस टॉपिक, सब्जेक्ट मीन्स ईयर टॉपिक, जिस पर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं. पॉइंट नंबर 3, while a paragraph on physical description develops a picture by identifying the shape, size, color, material, volume, texture, position, etc. These all functions for the description. One on function description provide a clear, concise view of the various functions of its subject. जिसके भी बारे में हम बात करते हैं, जैसे कलर है, कलर की बात करते हैं, शेप की बात करते हैं, मटेरियल की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, उसके टेक्सचर की बात करते हैं. ये सब सारी चीज़ें मिलकर के किसके बारे में बात करती हैं? सब्जेक्ट के बारे में, जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो या पर्सन हो, जिसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं, उसी की बात ये हो रही होती है. Next and last point of the description sentence is, while writing descriptive paragraph to describe or present a visual picture of any scientific, technical object, equipments and so forth. किसी के बारे में भी हम जब लिख रहे होते हैं तो only words that will carrying clear and precise meaning should be chosen. उन्हीं वर्ड्स को हमें सेलेक्ट करना चाहिए, चूज करना. जैसे अभी हमने बताया, अभी क्वेश्चन आपको दिया गया होगा जिसमें चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं, तो हम उन्हीं वर्ड्स को चूज करते हैं जो उनसे रिलेटेड हों, जो उनके बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करते हों. सच वर्ड्स मस्ट बी चूजन वाइल वी आर राइटिंग समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट or in any person. Next part is narrative. What is narrative? It conveys events showing their pattern, relating them to each other or to specific ideas, themes or themes or concepts. थीम के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में, स्पेसिफिक आइडियाज़ के बारे में हम जब कुछ नरेट करते हैं, कुछ बोलते हैं, उसके बारे में बात होती है. नरेटिव सेंटेंस आर यूज्ड. नरेटिव सेंटेंस को हम यूज करते हैं व्हेन वी स्पीक और टेल द रियल और इमेजिनेटरी इवेंट्स इन सीक्वेंस. इमेजिनेटरी सेंटेंस जिसको हम इमेजिन करते हैं, उसके बारे में जो हम स्पीक करते हैं, बोलते हैं, तो वह नरेटिव सेंटेंस होता है. नरेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड इन जनरल कम्युनिकेशन. सामान्य जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे कल्पना वाली बात करते हैं कि मैं आईएएस हो जाऊंगा, पीएम बन जाऊंगा, तो ऐसा करूंगा, देश को ऐसे चलाऊंगा, ये काम करूंगा, वो कर लूँगा. ये जो एजम्पशंस हैं, जो नरेशन है, जिसको आप बोलते हैं, इन्हीं को कहते हैं नरेटिव स्टेटमेंट. जिसे हम बोलते हैं, बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है, वो नरेटिव है. नरेटिंग अ स्टोरी इन्वॉल्व्स शेपिंग इवेंट्स अराउंड एंड ओवरआर्किंग सेट ऑफ एम और इफ़ेक्ट. चाहे इफ़ेक्ट हो, चाहे एम हो. जैसे अभी हमने चर्चा किया कि आप मन में सोचते हैं और बोलने भी लगते हैं कि मैं आईएएस होऊंगा. दो फ्रेंड्स मिलके बैठ जाते हैं और गप्पे मारना शुरू करते हैं. तो वट एवर यू
talk about. It is these sentences what you have used in your dialogue while talking about your subject topic is known as narrative. I mean to say narrative means to speak. स्पीक किए जाने वाले जितने फॉर्म्स हैं वो सारे नरेटिव हैं और जितने आप लिख रहे होते हैं रिटन फॉर्म में होते हैं वही आपका डिस्क्रिप्टिव हो जाता है। तो नरेटिव फॉर्म जो मुंह से बोला जा रहा है अगर उसे ऑन पेपर हो जाए और रिटन हो जाए जिसे ईडियम के रूप में ब्लैक एंड वाइट कहा जाता है, ब्लैक एंड वाइट ईडियम है, इसका मतलब रिटन। अगर कोई चीज़ रिटन में है तो वह डिस्क्रिप्टिव है, अगर केवल स्पीच में है तो वो नरेटिव है। दैट्स ऑल अबाउट चिल्ड्रन।